औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने लगा हूँ मैं, और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 10th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। यूट्यूब पर मैंने 10th बायोलॉजी के तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। लिहाजा अगर कोई स्टूडेंट इस मेरे चैनल पे न्यू है और अगर वो 10th के भी लेक्चर देखना चाहता है तो काइंडली मेरे चैनल पे विज़िट करें और मेरे उन तमाम लेक्चर्स को आप बखूबी देख सकते हैं। आइए अपने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, जो कि 9th बायोलॉजी का है और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। चैप्टर ज़्यादातर आसान फहम है, आसानी से समझ आ जाता है। अगर कोई नॉर्मल टीचर भी पढ़ा दे तो वो भी आपको ये आसानी से समझा सकता है। तो इसलिए मैंने इसके जो पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं ताकि वो आप खुद ही आसानी से उनको समझ सकते हो। तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे और वहीं से मैंने पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने? टॉपिक किया है इंसान में न्यूट्रिशन, कि इंसान के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, कौन कौन से मरहल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो इंसान की जो खुराक इंसान खाता है उसके डाइजेशन में उसकी मदद करते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान का पूरा जिस्म सेल से मिलकर बना हुआ है और इंसान के जो सेल्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग़िज़ा चाहिए। लिहाजा वो जो ग़िज़ा हमारे सेल को चाहिए होती है तो वो दरअसल मुख्तलिफ एलिमेंट्स की सूरत में चाहिए होती है। जैसे कि आप कह लें कि नाइट्रोजन हो गई, उसके बाद और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, उसके बाद दूसरे मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में ज़्यादा मिकदार में होते हैं, कुछ कम मिकदार में होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल जो हैं वो बरह रास्त इन एलिमेंट्स को हमारे सेल जो हैं वो बरह रास्त माहौल से हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा वो या दूसरे लफ्ज़ में हमारे सेल जो हैं वो खुद चलकर भी अपने उन एलिमेंट्स को, बायो एलिमेंट्स को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उन्हें बायो एलिमेंट्स पहुंचाने पड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक है उसको हज़म करने वाला निज़ाम और फिर इन्हीं खुराक से जो बायो एलिमेंट्स निकलते हैं और हमारे सेल तक पहुंचाने का निज़ाम जो है वो रख दिया है। अब अल्लाह ताला ने हमारे इस दुनिया में जितने भी खुराक इंसान के लिए बनाई है, हर खुराक के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो मुंतकिल कर दिए हैं। लिहाजा हम अगर कोई फल खाएँ तो उसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होंगे वो और होंगे। अगर हम कोई जानवर से हासिल की गई खुराक खाएँ तो उसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होंगे वो और होंगे। लिहाजा उनको डाइजेस्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इंसान के अंदर खुराक को हज़म करने के लिए बहुत सारे अज़ा शामिल हैं और बहुत सारे मरहल शामिल हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंसान जो है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल को हम उर्दू में खुराक की नाली कहते हैं, जो मुँह से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है बेटा। मुंह हमारे जिस्म का, यानी ये दो सिरे, यानी अगर आप एक ट्यूब लें, एक जैसे वो एक पानी की ट्यूब होती है वो लें, उसका एक सिरा भी होगा और दूसरा सिरा भी होगा। आप उसके एक सिरे को मुंह तस्वर कर लें और दूसरे सिरे को एनस तस्वर कर लें और दरमियान में मुख्तलिफ जो है आप एज़ा लगा दें। अब होगा क्या कि जब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहूँ कि ट्यूब के एक सिरे से, जिसको हमने मुँह कहा, तो उसमें से जब हम खुराक गुजारेंगे तो वो खुराक उसमें घूमती आखिरकार एनस पे पहुंच जाएगी। तो दरमियान में जो एज़ा होते हैं वो उसको डिजेस्ट करने के लिए अपने मुख्तलिफ सक्रीशंस, रतूबतें खारिज करते रहते हैं खुराक ताकि हज़म हो सके, और आखिर में एक फासिद मादा बच जाता है जिन्हें हम फीसिस कहते हैं। तो वो हमारे जिस्म से एनस के ज़रिए जिस्म से उसका अखराज हो जाता है। तो ये तो एक एलिमेंट्री कैनाल की मैंने बात की। तो ये जब हम एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ बहुत सारे एज़ा शामिल हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सबसे पहली जो सीढ़ी है, यानी पहले जो स्टेप है,
वो ओरल कैविटी है बेटा। अगर हम ओरल कैविटी की बात करें बेटा, तो ओरल कहते हैं मुंह और कैविटी कहते हैं खला, यानी मुंह का खला, ये मुंह और उसके अंदर का खला। अब इस ओरल कैविटी का बहुत रोल है हमारी खुराक के इंतखाब करने में। तो बेटा होता ये है कि जब हमारे सामने जब हमारी पसंदीदा खुराक आती है, तो आप गौर करें कि हमारे मुंह में फ़ौरन पानी आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं। तो पानी कहाँ से आता है बेटा? हमारे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा सेक्रेट करते हैं, जिसे हम थूक कहते हैं, इंग्लिश में स्लाइवा कहते हैं। तो स्लाइवा सेक्रेट करते हैं और उसके बाद स्लाइवा सेक्रेट होने के बाद फिर हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तैयार होना शुरू हो जाती है कि अब खुराक आ रही है और मैंने उसे हजम करना है। अब जब खुराक आएगी हम उसका एक निवाला लेंगे। तो सबसे पहले खुराक के इंतखाब में हमारा मुंह और हमारा नाक जो है वो शामिल होता है। कैसे? अगर हमारे पास खुराक आई और अगर उसकी खुशबू अच्छी है तो ज़ाहिर बात है नाक से ही हम उसको महसूस करेंगे। तो अगर उसकी खुशबू अच्छी है तो हम उस खुराक का इंतखाब कर लेंगे, और अगर उसकी खुशबू सही नहीं है, बदबू है, तो हम उस खुराक को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये खुराक हमें नहीं खानी। इस तरीके से खुराक अच्छी है, लेकिन फिर जब हम मुंह में लेते हैं तो आप गौर करें कि अगर कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो भी हम खुराक को रिजेक्ट कर देते हैं, उसका इंतखाब नहीं करते। इस तरीके से कोई बाल आ जाए तो भी रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर जायका ठीक नहीं है तो भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो अवामिल हैं ये मिलकर हमारी खुराक के इंतखाब में मदद करते हैं। जब खुराक का इंतखाब हो जाता है उसके बाद होता क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर दांत दे दिए। अब अल्लाह ताला ने हमारे दांत जो हैं वो दो तरह के बनाए हैं, यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि इंसान गोश्त भी खा सकता है और उसके बाद सब्ज़ी भी खा सकता है। तो इंसान के अंदर दोनों तरह के दांत होते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें मतलब गोश्त नहीं खाना, और बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम बस सब्ज़ी खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, और बाज़ लोग गोश्त खाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि, या बनाने वाला अल्लाह ताला अगर ये चाहते हैं कि नहीं भी जानवरों को नहीं मारना और सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी खानी है, तो फिर बात नहीं पे जाती। फिर अल्लाह ताला हमें दोनों तरह के दांत ना देते। तो अल्लाह ताला ने हमें दोनों तरह के दांत दिए हैं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाह रखी है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं और सब्जियां भी खा सकते हैं। तो गोश्त के अंदर हमें और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सब्जी से और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी जिस्म की ज़रूरत के लिए, नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं बेटा। तो जब खुराक हमारे मुंह में आ जाते हैं, उसका इंतखाब कर लेते हैं, तो उसके बाद दांतों का काम आ जाता है। दांत और उसके बाद सलाइवा, जो थूक हमारे मुंह के अंदर होती है। तो दांत जो होते हैं वो मैस्टिकेशन करते हैं, यानी दांत हमारे खुराक को चबाते हैं, चबा कर उन्हें बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं, और उसके साथ फिर जो अमल करता है वो सलाइवा करता है। सलाइवा जो हमारी थूक होती है वो खुराक के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर लिपट जाती है, उसके बाद वो उसे नरम बना देती है, तो वो उसे लुब्रिकेट कर देती है, फिसलने वाला बना देती है, नरम और मुलायम बना देती है बेटा। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि जब मैस्टिकेशन हो जाती है, लुब्रिकेशन हो जाती है, तो हमारी ज़बान क्या करती है, उस निवाले को घुमाती है, घुमा के चबा के, घुमाते चबाते होता ये है बेटा कि वो निवाला जो होता है वो एक गोल फिसलने वाला टुकड़ा बन जाता है। और वो जो गोल फिसलने वाला टुकड़ा होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं बेटा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये अहम बातें, मैस्टिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन क्या है, ये बोलस फॉर्मेशन क्या है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। बोलस जो है वो गोल फिसलने वाला मादा है, टुकड़ा है खुराक का, उसे हम बोलस कहते हैं। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब बेटा हमारे मुंह के अंदर खुराक का टुकड़ा, उसको हमने चबा लिया, यानी उसकी मैस्टिकेशन कर ली, फिर हमने उसकी लुब्रिकेशन कर ली, फिर लास्ट में उसका हमने बोलस भी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बेटा आपको पता है कि हमारे मुंह के बिल्कुल सामने आपको फेरेंक्स मिलता है बेटा। अब फेरेंक्स वो जगह है जो नेजल कैविटी, यानी हमारे नाक का खला और मुंह के खला के कॉमन एक रास्ता है, मुश्तरक रास्ता है। अब फेरेंक्स से आगे जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें हमारी एक खुराक की नाली आती है,
वो जो खुराक की नाली होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एसोफेगस कहते हैं। अब जो ही हम अपने बोलस को निगलने लगेंगे तो उसमें एक अमल होगा। क्या अमल होगा? कि हम जबान ऊपर करके तालू पर दबाव देंगे, जो हमारा ऊपर तालू है उस पर दबाव देंगे, तालू ऊपर उठ जाएगा और फिर हमारा जो बोलस है उसे पीछे की तरफ पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा और वो जो बोलस होगा वो हमारे फेरेंक्स से होता हुआ नीचे एसोफेगस में चला जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया कि एसोफेगस क्या है बेटा? खुराक की नाली है। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि आपको पता है कि फेरेंक्स भी है हमारे यहाँ पे निगलने वाली जगह पे, फेरेंक्स भी है और लैरिंक्स भी है। अब फेरेंक्स तो एक मुश्तरक रास्ता हो गया, लेकिन लैरिंक्स जो है वो हमारी हवा के नाली से मुंसलिक है। अब इसी फेरेंक्स से लैरिंक्स के नीचे आप देखेंगे तो आपको ट्रैकिया मिलेगी। ट्रैकिया जो है वो हमारी सांस की नाली है। अब यहाँ पे जब ये दोनों नालियाँ एक साथ होती हैं तो चांस होता है कि जो हम खुराक खा रहे हैं जब हम निगलेंगे तो चांस होता है कि वो हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर ना चला जाए। तो वहीं पर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जैसे आपको मैं यूं बताऊं, फर्ज करें कि अगर ये हमारी सांस की नाली जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं बेटा। तो इसके इस सांस की नाली के सुराख को हम कहते हैं ग्लाटिस। अब ये जो ग्लाटिस है, अब इसके साथ यहां पर क्या होता है बेटा? एसोफेगस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉरी बेटा, इसे हम एसोफेगस कहते हैं। अब बेटा होता क्या है कि जब खुराक यहां पर आती है और उसने एसोफेगस में जाना होता है तो बाज़ औक़ात खुराक इसी सांस की नाली में जाने की कोशिश करती है। तो जो सांस की नाली ट्रैकिया है बेटा, इसके ऊपर सुराख जो है ग्लाटिस, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन नुमा साख रख दी है जिसे हम इपीग्लाटिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? इपीग्लाटिस कहते हैं। जो ही हम खुराक निगलते हैं, निवाला निगलते हैं, बोलस को निगलते हैं तो एसोफेगस और इपीग्लाटिस में थोड़ा फर्क होता है। इपीग्लाटिस थोड़ा सा यानी इपीग्लाटिस ट्रैकिया थोड़ा सा ऊपर उठती है और ये जो लिड है जिसको हम इपीग्लाटिस कहते हैं ये आकर इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर देता है और फिर जो खुराक होती है फिर वो कहाँ चली जाती है? एसोफेगस के अंदर चली जाती है। यानी जो इपीग्लाटिस जो एक ढक्कन है वो खुराक को सांस की नाली में जाने से रोक देता है और उसे कहाँ भेज देता है? एसोफेगस में भेज देता है बेटा। ये बड़ा अहम क्रिटिकल मरला होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप खा रहे हो तो बात मत करें, ठीक है? जब निकलने के वक्त सांस ना लें, वो वही मरला होता है कि उस टाइम जब आप सांस लेंगे या बोलेंगे तो चांस ये होता है कि वो जो खुराक है वो आपकी सांस की नाली में चली जाती है। अक्सर आप देखें जब आप पानी पीने जाते हैं तो बहुत जल्दी में पानी पीते हैं, ये एक सांस में पीने की कोशिश करते हैं तो फिर जोर की खांसी हो जाती है और इतना जोर की खांसी आती है कि आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है। इस तरह बात खाना में भी तेजी से खाना खाते हुए भी आपको खांसी आ जाती है। वो खांसी आने का मकसद यही होता है कि जब खुराक आपकी सांस की नाली में जाती है तो हमारे जिस्म का ये रिएक्शन होता है, क्योंकि सांस की नाली में अगर कोई चीज़ चल जाएगी तो हमारी सांस बंद हो सकती है, इसलिए फिर हमारा जिस्म रिएक्ट करता है, खांसी आती है हमें। तो में जो भी मादा हमारे छोटे छोटे ज़रात भी चले गए हैं ना हमारी सांस की नाली के अंदर तो वो सारे बाहर निकल आते हैं। तो ये एक रिएक्शन होता है कि जब हमारी सांस की नाली में कुछ जाता है तो फौरन हमें खांसी आती है और वो चीज़ बाहर निकल जाती है बेटा। तो ये जो खुराक को चबाना और ये दूसरे लफ्ज़ों में आराम से खाना, ये सारे चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ये चीज़ें बता दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि खुराक को चबा चबा कर खाएं। तो चबा चबा कर खाएं। अब साइंस कहती है कि खुराक जितना छोटी होगी उतना बेहतर तरीके से हजम होगी। तो आज से 400 साल पहले साइंस तो नहीं थी, लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ बता दी है। क्यों कहा गया है कि पानी को बैठ कर पिएँ, 3 सांस में पिएँ, यानी आराम से पिएँ। असल मकसद ये था कि अगर आप तेज़ी से पिएंगे तो आपका पानी जो है वो सांस की नाली में जा सकता है तो नुकसान हो सकता है। उसके बाद बेटा जब खुराक निकल जाती है
तो जब तक खुराक आपके मुंह में है, यानी बोलस जब तक आपके मुंह में है, तो वो इरादी है, यानी आप उसको मुंह से बाहर निकाल दो, ठीक है, या निगल लो, वो आपके इख्तियार में है। लेकिन बेटा याद रखना, जब खुराक एक बार निगल ली जाए तब वो आपके इख्तियार में नहीं रही, वो फिर गैर इरादी होगी। अपने टर्म पर ही होगी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जिसके ऊपर आपका इख्तियार हो, जिस फेल पर आपका इख्तियार हो, इनवॉलंटरी जिसके ऊपर इख्तियार ना हो। जब तक निवाला मुंह के अंदर है वो वॉलंटरी है, लेकिन जब आपने निगल लिया वो इनवॉलंटरी है। अब आपका जिस्म है कि वो उसको बाहर निकाले या अंदर रखे, वो जिस्म पे है, आप उसको खुद बाहर जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकते बेटा। तो उसके बाद बेटा जब ये खुराक निकलती है तो ये एक अमल के जरिए निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टालसिस कहते हैं बेटा। अब पेरिस्टालसिस बेटा वो अमल है कि जिसके जरिए हमारे एसोफेगस से खुराक पूरे जिस्म में, पूरी आंतों के जरिए नीचे तक जाती है, यानी एनस तक जाती है। और ये एक लहर है कंट्रक्शन की, यानी सुकड़ने और फैलने की लहर है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, फर्ज करें कि पेरिस्टालसिस की अगर बात करें कि फर्ज करें पेरिस्टालसिस एक लहर है कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की। फर्ज करें यहाँ पर अगर बोलस आ गया है और ये क्या है बेटा, ये एसोफेगस है। अगर मैं बात करूं एसोफेगस है तो क्या होगा कि ये पहले ये वाला हिस्सा कंट्रैक्ट करेगा, यानी ये ऐसे करेगा। जब ये ऐसे करेगा तो खुराक को क्या करेगा, नीचे की पुश मिलेगी। ये वाला हिस्सा जब ऐसे करेगा खुराक नीचे जाएगी। अब खुराक नीचे आ गई, उसके बाद ये खुल जाएगा, फिर ये वाला जो है सिकुड़ेगा। जब ये वाला ऐसे करेगा तो बोलस को फिर आगे पुश मिलेगा। तो ऐसे ऐसे पूरी एक नाली के अंदर ये लहर चलती रहती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब ये कंट्रक्शन रिलैक्सेशन होती है तो ये खुराक को हमारे पूरी एलिमेंट्री केनाल में ले जाने में यही पेरिस्टालसिस जो है बेटा वो मदद करती है। कहा यह जाता है कि पेरिस्टालसिस इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप खाना खाते हुए उल्टे हो जाओ, अब आप देखें ना वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप उल्टे हो जाओगे तो हो सकता है खुराक निगल ही ना सके। लेकिन आप देखें कि जब आप उल्टे हो जाते हैं और खुराक को निगलते हैं तो खुराक खुद ब खुद हमारे पेट में चली जाती है। रीजन यही होता है कि पेरिस्टालसिस फोर्स इतनी ताकतवर है कि वो हमारे निवाले को असर से निकल लेती है, बेशक हम उल्टे ही क्यों ना हो जाएं। ठीक होगा बेटा? तो उम्मीद करता हूं आपको पेरिस्टालसिस का भी समझ आ गया होगा। उसके बाद जब एसोफेगस से खुराक आगे जाती है तो एसोफेगस डायरेक्ट जाके कनेक्ट होती है हमारे स्टमक से, जिसको हम मैदा कहते हैं। तो बेटा स्टमक जो है वो लॉन्ग के लिहाज से भी अहम है, शॉर्ट के लिहाज से भी अहम है। इसको आपने याद करना है। लॉन्ग के लिहाज से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर इसकी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो बेटा जो हमारा मैदा है, मैदे की अगर हम साफ देखें तो ये हमें जे की तरह का नजर आता है, बेटा। और एसोफेगस मैदे के जो पहला हिस्सा है जिसे हम कार्डिक पार्ट कहते हैं, उसके साथ जाकर एसोफेगस जुड़ जाता है। मैदे के पहले हिस्से को कार्डिक पार्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को पाइलोरिक पार्ट कहते हैं बेटा। अब होता यह है कि जब बोलस यहां से होता हुआ आ जाता है मैदे के अंदर, तो यहां पर एक किस्म की रुकावट होती है जिसे मैं इसको अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कहता हूं कि एक किस्म का दरवाजा होता है, एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम एक किस्म का दरवाजा भी कहते हैं। ये मसल्स का बनना होता है, कार्डियक मसल होता है, और इस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, यानी एक दरवाजा है। ये क्या कहता है, ये जब खुराक दाखिल हो जाती है मैदे के अंदर तो ये दरवाजे का काम करता है, ये इस खुराक को वापस एसोफेगस में जाने से रोकता है बेटा। होता ये है कि अच्छा, इस तरीके से दूसरा भी एक दरवाजा होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कहां पे होता है, ये जो मैदे के बाद जो छोटी आंत शुरू होती है उसका हिस्सा है ड्यूडेनियम। ये वहां पर मैदे और ड्यूडेनियम के दरमियान का दरवाजा है, जो खुराक जब मैदे से छोटी आंत में चली जाती है तो वापस मैदे में आने से यही स्फिंक्टर यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको रोकता है बेटा। अब होता यह है कि हमारे मैदे के अंदर बेटा ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस बेटा खारिज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर बेटा याद रखना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद बेटा एंजाइम पाए जाते हैं, और उसके बाद म्यूकस वगैरह वो होती है, और तीसरा एंजाइम वगैरह थे, हाँ म्यूकस होती है। तीन ये चीजें हैं बेटा। तो गैस्ट्रिक जूस जब खारिज होता है तो
गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएज होते हैं, तो हमारे मैदे के अंदर जो गोश्त वगैरह या प्रोटीन की बनी हुई गिजा आती है, तो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस उस गिजा को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो HCl खारिज होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो तेजाब खारिज होता है, जिसे हम HCl कहते हैं, जो बहुत ही कम मिकदार में होता है, लेकिन इसका काम ये होता है कि हमारी खुराक के साथ जो भी जरासीम वगैरह आते हैं ये उनको मार देता है। कौन? HCl। और उसके बाद ये हमारी मैदे की तेजाबत को भी बेहतर रखता है। अब प्रोटीएज नहीं, पेप्सिन एंजाइम। अब बेटा एक एंजाइम खारिज होता है पेप्सिनोजिन, जो कि इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजिन जब खारिज होता है हमारे मैदे के अंदर, तो इसको एक्टिव करने के लिए गैस्ट्रिक जूस का जो HCl होता है वो जरूरी होता है। वो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में तब्दील कर देता है। और पेप्सिन का काम ये होता है कि वो हमारे मैदे के अंदर जो प्रोटीन की बनी ग़िज़ा आती है उसको क्या करता है बेटा? डाइजेस्ट करता है। अब जब गैस्ट्रिक जूस खारिज हो गया, फिर खुराक भी हमारे मैदे के अंदर आ गई, अब उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमारा जो मैदा होता है ना, वो चरने करता है। चरने में क्या होता है? हमारा मैदा ऐसे ऐसे सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, जिसके नतीजे में हमारी खुराक और गैस्ट्रिक जूस आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स हो जाते हैं तो हमारे एंजाइम बेहतर तरीके से हमारी खुराक के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं, यानी उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चर्निंग जब हो जाती है तो आखिर में हमारी जो खुराक होती है वो एक पतले शोरबे की तरह बन जाती है, और उस पतले शोरबे को हम क्या कहते हैं बेटा? कायम कहते हैं। अब देखें, जब ये मैदा ऐसे सिकुड़ेगा फैलेगा, तो इसके अंदर जो खुराक थी जो यहाँ पर है, तो एसोफेगस में जाने की कोशिश करेगी ना, और अगर यहाँ पे खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं हुई, तो जब मैदा सिकुड़ेगा फैलेगा तो वो छोटी आंत में जाने की कोशिश करेगा ना। तो यही दो दरवाजे जो स्फिंक्टर हैं, वो इस खुराक को इधर जाने से भी रोकते हैं और इधर जाने से भी रोकते हैं। हाँ, अलबत्ता जब कायम बन जाता है, तो कायम बन जाने के बाद ये स्फिंक्टर ओपन होता है और थोड़ा थोड़ा कायम जो है वो दुनिया में जाना शुरू कर देता है बेटा। तो ये एक मैदे की साख थी, जिससे मैंने पूरा प्रोसेस भी पढ़ाया आपको। आज हम मैदे तक, स्टमक तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हम जो है वो छोटी आंत को पढ़ेंगे, बड़ी आंत को पढ़ेंगे, और मजीद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी राय लाजमी दिया करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें बेटा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।